Yes, now we are going to start laws of production, returns to effect. अब बड़े ध्यान से आपने समझना है कि in this chapter we are talking about we have to talk in terms of short period कि जो प्रोड्यूसर है वो शॉर्ट पीरियड में किस तरह की उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है या उसका प्रोडक्शन फंक्शन होता है. दिस इज टू बी स्टडी. अब है कि अगर शॉर्ट पीरियड है एंड एनी कंज्यूमर, बेटे बाद में देख लेना, पहले ध्यान से सुनो. शॉर्ट पीरियड का टाइम है तो एनी प्रोड्यूसर हैज टू चॉइसेस, टू ऑप्शंस टू इंक्रीज हिज प्रोडक्शन. वो कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं? या तो वो अपनी मशीनरी को चेंज कर ले और बेटर मशीनें लगा ले, उनको इम्प्रूव्ड मशीन को यूज करे, बेटर टेक्नोलॉजी यूज करे, या तो वो मशीन में टेक्नोलॉजी में ही कैन ब्रिंग सम चेंज. सेकेंडली, अगर वो टेक्नोलॉजी में नहीं चाहता है चेंज, देन ही कैन अप्लाई, ही कैन मेक मोर यूज ऑफ लेबरर्स. ज्यादा लोगों को काम पे लगा सकते हैं. अगर मशीनें नहीं लगानी तो लोगों को काम पे लगा सकते हैं. दो ही चीजें हैं, ठीक है. अब जब हम ये कहते हैं कि दिस टॉपिक वी हैव टू स्टडी विद रिगार्ड टू शॉर्ट पीरियड, तो उसमें क्या हो जाएगा? शॉर्ट पीरियड में देन वी हैव टू अज्यूम कि इन शॉर्ट पीरियड टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी चेंज्ड. मशीनें जो है दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, क्योंकि मशीन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है ना. मशीन कैन नॉट बी चेंज, उसको नहीं बदला जा सकता. तो देन व्हाट एल्स इज लेफ्ट विद द प्रोड्यूसर हुज क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड, दैट इज लेबर. जो वर्कर्स होते हैं उनके नंबर को कम ज्यादा किया जा सकता है. मशीनें जितनी है उतनी की उतनी रहेंगी. जैसे जेसीटी मिल है, जितनी मशीनें अभी लगी हैं उतनी रहेंगी. वर्कर रोज कितने लगाने हैं? 100, 200, 500, 50, 10, वो मर्जी है, उसको चेंज किया जा सकता है. तो शॉर्ट पीरियड में ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बिकॉज टेक्नोलॉजी मीन्स मशीनें, दे आर ए काइंड ऑफ फिक्स्ड एसिड, फिक्स्ड फैक्टर है वो, उसको जल्दी बदला नहीं जा सकता. तो देन producer has to replace the quantity of, he has to change the quantity of a number of variable factor, that is here labor. उसकी नंबर को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक. तो जब ये कर सकता है तो ये सारा कुछ जो चीजें पॉसिबल है ये शॉर्ट पीरियड में है. लॉन्ग पीरियड में वो चाहे मशीनें भी बदल ले, चाहे लेबर भी बदल ले, सब कुछ कर सकते हैं. बट सिंस अवर टॉपिक इज रिलेटेड टू स्टडी इज कन्फाइंड टू शॉर्ट पीरियड, तो हमने उसकी बात करनी है, ठीक. तो ब्रॉडली जो लॉज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लॉज ऑफ प्रोडक्शन मतलब किन रूल्स को फॉलो करके प्रोडक्शन की जा सकती है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं which can be followed. तो broadly they are of two types. One is called returns to a factor, one is called returns to scale. ठीक. अब इसका मीनिंग क्या है? इमेजिन कि ये रिटर्न्स टू ए फैक्टर ये होते हैं शॉर्ट पीरियड में और ये रिटर्न्स टू स्केल होते हैं लॉन्ग पीरियड. अब इमेजिन क्या करना है कि नाउ इन दिस केस अगर ये वाला मेथड हो या प्रिंसिपल हो, तो इसमें व्हाट हैपेंस, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल. एक ही चीज वेरिएबल है, रेस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कुछ भी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, रेस्ट एवरीथिंग इज वेरिएबल, फिक्स्ड. एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल. ठीक. तो अगर एक ही फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, जो जैसे गिवन है वैसे का वैसा ही है, नो चेंज इज पॉसिबल, तो उस केस में मान लो वो वेरिएबल फैक्टर है लेबर. ठीक. बिकॉज लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल फैक्टर. तो अब जब लेबर की नंबर को, क्वांटिटी को कम ज्यादा किया जाता है, तो प्रोडक्शन चेंजेस इन डिफरेंट मैनर्स. लेबर को बढ़ाया जाए, कम किया जाए, सेम रखा जाए, जैसा भी लेबर में चेंज करते हैं, तो उसका रिजल्ट 3 डायमेंशंस में डिपिक्ट होता है. वो 3 डायमेंशंस कौन सी हैं वो अभी हम आगे करते हैं, ठीक. या तो आउटपुट बढ़ सकती है, या आउटपुट जितनी है सेम की सेम रह सकती है, या आउटपुट कम भी हो सकती है. 3 ही पॉसिबिलिटीज बनती है. आप सोच के देखो, 3 ही बनेगी. इधर आउटपुट कैन इंक्रीज और आउटपुट कैन फॉल, डिक्रीज हो सकती है, और इट कैन रिमेन सेम. ठीक. कब? जब ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, दैट इज लेबर. उसको हम लेबर को ज्यादा कम कर सकते हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, उसमें नो चेंज इज पॉसिबल. तो जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन बनता है दैट इज कॉल्ड रिटर्न टू ए फैक्टर, उसको ये नाम दिया जाता है. ऑन द अदर साइड, व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारी मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट, फैक्ट्री, बिल्डिंग, सारे फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल तो पहले ही वेरिएबल है, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड. तो उस केस में क्या होता है, that is possible only in long run. तो then this principle is called returns to scale. ठीक है. और इसमें क्या होता है, all factors are variable. बस ये काम की बात आपने याद रखनी है. Here all factors are variable. तो all factors can be variable, can become variable only in the long period. और short period में all factors cannot be variable. सबको नहीं बदला जा सकता है. ठीक. तो short period में फिर जो behavior होता है that is called returns to effect. ठीक. अब ये जो रिटर्न्स टू ए फैक्टर है, फर्दर नाउ यू कैन सी इन योर बुक, इट इज गिवन लॉज ऑफ रिटर्न और मार्शिलियन व्यूज.
Professor Marshall was the name of an economist. He has explained in this manner कि भाई ये जो returns to a factor है, उन्होंने अपनी explanation दी कि भाई ये आगे further 3 types के हो सकते हैं. अब वो 3 types कौन सी है? Now you can see law of increasing returns. You please add increasing returns to a factor. आगे लिख लीजिए on your book. ये लिखा है ना law of increasing returns. तो उसके आगे लिखना है to a factor. तो बन गया हमारा वर्ड बन गया लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर. देन सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर. सबके साथ टू ए फैक्टर टू ए फैक्टर. थर्ड वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर. ठीक है जी. तो 3 हमारे पास लॉज हो गए. नाउ ऑल 3 आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर रिवाइज्ड सिलेबस. ये हमने सारे करने हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. यहां से स्टार्ट करना है. अब इसका मीनिंग क्या है? नाउ यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. अब इसमें क्या है ध्यान से सुनना है. बट आई एम गोइंग टू से ऑल फैक्टर्स रिमेनिंग, ऐसे नहीं बोलेंगे. दिस लॉ स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर along with all fixed factors of production. लिखो नहीं, सुनो सिर्फ. As we increase the quantity of variable factor, that is labor, along with the rest all fixed factors of production, then marginal product of the variable factor increases at an increasing rate. अब ये लाइन बड़ी लंबी सी लग रही है, पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है ये लाइन. रेस्ट फैक्टर्स आर फिक्स्ड. रेस्ट मतलब एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सारे फिक्स्ड है. तो व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, किसके साथ? इन कॉम्बिनेशन विद अदर फिक्स्ड फैक्टर्स. लाइन जैसे मर्जी बना लो. व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर, सपोज दैट इज लेबर, along with the rest all other fixed factors, then what happens? तो ये होता है at that time marginal product of that labor increases at an increasing rate. ठीक है, नहीं increasing rate नहीं, marginal product of that variable factor increases and total product increases at an increasing rate. ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है? टोटल प्रोडक्ट के बढ़ने की स्पीड ज्यादा होती है, तेज स्पीड से बढ़ता है. एंड अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की टर्म में कहें तो हम कहेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस. ठीक है, अगर आपको दोनों तरह से बात नहीं लाइन बनती तो आप टीपी वाली बात को छोड़ भी सकते हो, आप सीधा मार्जिनल प्रोडक्ट की टर्म में भी कह सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, प्लीज प्रिपेयर ए टेबल. लेट अस सी हाउ कैन वी शो दिस. दिस इज लेबर, यहाँ पे लिखना मार्जिनल प्रोडक्ट. लेबर है 1 2 3 4 5. प्लीज राइट दिस एग्जांपल. टोटल प्रोडक्ट है 2 6 12 के बाद 20 30. ये 2 6 12 20 30. Now can we find MP with the help of this? मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. फॉर्मूला सेम, TP n minus TP n minus 1. तो ये हो गया फर्स्ट. क्योंकि इसके पहले नो लेबर हैज बीन एम्प्लॉयड, किसी को काम पे नहीं लगाया, तो ये फर्स्ट वर्कर के आने से जो भी टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया वही का वही उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है. इसके आने से यही चेंज आया है. तो 2 minus 0, पहले कुछ था ही नहीं, कुछ बनाया ही नहीं. 2, then 6 minus 2 4, 12 minus 6 6, 20 minus 8 10. Intentionally this table has been prepared to elaborate the concept. अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है? अब आप देखो, ये टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. सिंपल ऑब्जर्वेशन करो, इट इज इंक्रीजिंग, वैल्यूज आर इंक्रीजिंग. ये वैल्यू भी बढ़ रही है, बोथ आर इंक्रीजिंग. ठीक, अच्छा. अब ये जो टीपी है इसके इंक्रीज होने की स्पीड देखो. पहले यहाँ पर स्पीड क्या है? 4 का चेंज आया, फिर ये 6 का चेंज आया, पहले से स्पीड ज्यादा होगी. फिर ये 8 का चेंज आया, फिर ये 10 का आया, और आगे ले तो और भी आगे आएगा. पर हमने इतना लंबा टेबल नहीं कर सकते, 4-5 वैल्यूज का ही टेबल है. ठीक है,
तो एवरी टाइम स्पीड ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट दैट इज मोर। तो हम इसी बात को ये बोल सकते हैं कि टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, बढ़ती हुई रफ्तार से चल रहा है। ऑन द अदर साइड इफ वी वांट टू टॉक इन टर्म्स ऑफ दिस एमपी, तो हम सिंपली कहेंगे कि एमपी इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। नाउ इफ वी हैव टू शो द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, देन व्हाट कैन वी डू? यू कैन सी, let me rub the table. You all have written the values. Now we have to draw two diagrams. Here please write down labor. Labor means variable factor. Last we बोलिए नहीं, यहाँ पे labor. In this diagram we are showing here on y-axis total product दिखा रहे हैं और यहाँ पर marginal product. ये हमारा zero की वैल्यू। अब total product is increasing at an increasing rate. That means अगर इसको हम डायग्राम को बनाएं with regard to the values, तो ये लाइन देखिए एकदम स्टीप स्लोप के साथ बढ़ तेज बढ़ रही है। ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट ऑन द अदर साइड ये वैल्यूज बढ़ रही है इस तरह से, 2 के बाद 4 के बाद 6, जैसे जैसे लेबर इंक्रीज कर रहे हैं ना, इधर से लेबर इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 इधर से, तो ये एमपी। अब ये किसकी एमपी है ये बताने के लिए कि हुज एमपी इज दिस, दिस इज द एमपी ऑफ लेबर। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, लेबर का, लेबर है हमारा वेरिएबल का। तो ये बन गया हमारा दिस, व्हेन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोन, कब होगा ऐसा बिहेवियर? व्हेन रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड फैक्टर सेम एज दे आर, we are increasing, we matlab producer is increasing the quantity of only one factor, and which is that factor? Labor. So when he increases the quantity of variable factor labor, then what happens to total product? Total product increases at a rapid rate, faster rate, increasing rate, you may use any word. TP increases at a rapid rate and side by side marginal product simply increasing, ये बढ़, ठीक। तो अब इसका एक क्वेश्चन राइज करता है कि व्हाट आर द रीजंस, ऐसा ही क्यों होता है? कोई तो रीजन होगा ना, कोई भी अगर हमारे पास रिजल्ट आता है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा। तो इसके पीछे भी 3 रीजंस हैं। अब वो कौन से रीजंस हैं? फर्स्ट इज बेटर यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझ लेना, इसकी पिक्चर आई हैव ऑलरेडी सेंट इन योर क्लास बुक, वहां से आपने वो वाले एक्सप्लेनेशन यू हैव टू लर्न। फर्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अच्छा, अब आप नाउ सी, वी कैन सी, टेक दिस एग्जांपल, ये हॉल बिल्डिंग का एक फिक्स्ड फैक्टर है और हम सारे क्या है इसके अंदर? वेरिएबल फैक्टर है। आर वी यूजिंग दिस फिक्स्ड फैक्टर इन द बेस्ट मैनर? अब देखो कितने बेंच खाली पड़े हुए हैं, और भी बेंचेस अभी तो खुले खुले लगाए हैं और तो टाइट कर के लगाए, तो लॉट ऑफ स्पेस इज देयर, मेनी बेंचेस कैन बी अरेंज्ड हियर, और लोग बैठे जा सकते हैं, बिठाए जा सकते हैं, बट वी आर नॉट ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग दिस प्लेस। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो वेरिएबल फैक्टर है उनका नंबर कम है, ह्यूमन बींग्स का नंबर यहाँ पे कम है, हॉल का साइज बहुत बड़ा है, ये एक फिक्स्ड फैक्टर है, और ह्यूमन बींग की जगह अब आप लिख लो लेबर, तो लेबर का नंबर कम है, वेरिएबल फैक्टर कम है, फिक्स्ड फैक्टर जरूरत से ज्यादा बड़ा है। दैट मीन्स कि अभी इसकी फुल यूज नहीं हो रही है। अच्छा, ऑन द अदर साइड इफ वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू सिट हियर, और 10 लोग आ जाए और 15 आ जाए, आराम से बिठाए जा सकते हैं, अभी काफी बेंचेस पड़े हुए हैं, ठीक। तो दैट मीन्स इफ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर along with this given fixed factor, then what will happen? Space will get optimally utilized. तो अब यहाँ पर हमने स्पेस की जगह वर्ड यूज कर लेना है प्रोडक्शन, कि जब हम एक फिक्स्ड फैक्टर जो जिसको पूरा ही चलाया जा सकता है। आप देखो एक मशीन है, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, कभी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो लेंटर डालते हैं ना, तो मिक्सिंग करने वाली एक मशीन होती है, बड़ा सा वो मटका सा बना होता है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, तो उसमें वो सीमेंट डालते हैं, रेत डालते हैं, उसमें वो क्रश्ड स्टोन, बजरी वगैरह वो सारा डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक। और वो बड़ी स्पीड के साथ घूमता है, हाथों से नहीं मिलाना पड़ता, मशीन घूमती है अपने आप, वो मिक्सचर रेडी हो जाता है। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में उनको पता है इतना सीमेंट इतने प्रोपोर्शन में डालना है, ठीक। अब वो उसका साइज कितना बड़ा है, उसमें सोच के देखो, इतनी बड़ी मशीन में अगर ओनली 1 बैग ऑफ सीमेंट
1 बैग ऑफ सैंड और 1 बैग ऑफ क्रश्ड स्टोन डाला, मशीन ने चलना उसी स्पीड से है, तो क्या वो मशीन ऑप्टिमली यूज हो रही है? नहीं हो रही ना, क्योंकि उसकी क्वांटिटी, उसका साइज बड़ा है, अभी और मटेरियल डाला जा सकता है, आराम से उसमें चीजों को ज्यादा, वो मिक्सचर को बनाया जा सकता है। तो सेम थिंग इज कि वो जो मशीन है, जब वो, दैट इज ए फिक्स्ड फैक्टर, जब तक उसमें हम वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाते नहीं है, तो इसका मतलब हम उसको ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। तो व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ दैट मटेरियल, सीमेंट, रेत, जो भी है, उसको बढ़ाया जाता है, तो दैट मीन्स दैट नाउ दैट मशीन विल वर्क इन ए बेटर वे, बेटर यूज होगी उसकी, ज्यादा सामान को बनाया जा सकता है, ज्यादा मिक्सचर बनाया जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर। 2 एग्जांपल हो गए, जैसे ये रूम में ज्यादा लोगों को बिठाया जा सकता है, इट विल गेट ऑप्टिमल, मतलब ये हमें ज्यादा प्रोडक्शन देगा अगर हम टेक्निकल बात करें। और ऐसे मशीन के ऊपर जितना सामान उसको चाहिए रॉ मटेरियल लगाने के लिए, उतना जब तक नहीं डालेंगे वो ठीक से काम नहीं करेगी। ठीक, एक और देखो, आपने, मुझे चैनल का नाम नहीं याद है, एक प्रोग्राम आता, फूड फैक्ट्री करके एक आता होता था प्रोग्राम, डिस्कवरी चैनल है, जो भी है चैनल, तो दिखाते हैं मशीन में बीच में वो बिस्किट बनाने हैं, कुकीज बनानी, कोई सामान डाला, वो मशीन ने एक, मान लो 100 चीजें बनाने की उसकी कैपेसिटी है, तो अब 100 बिस्किट बनाने का जब तक उसमें रॉ मटेरियल नहीं डालेंगे, मशीन ने पूरा ही घूमना है, चाहे हम उसमें 100 बिस्किट बनाए, चाहे 10 बिस्किट्स का सामान डाले, चाहे 20 का डाले, वो तो पूरी घूमेगी। बट जब तक हम, अगर हम 100 बिस्किट बनाने तक का रॉ मटेरियल अगर डालते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो मशीन बेस्ट यूज होगी। आई होप नाउ यू हैव गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक, तो जब भी वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं, तो फिक्स्ड फैक्टर बेटर वे में यूज होता है। ये हो गया फिक्स्ड फैक्टर की तारीफ हो गई। अब सेकंड फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर। तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर के नंबर को बढ़ाते हैं, तो उसकी भी बेटर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होती है। वो कैसे होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, एक फर्नीचर की कोई है, जगह है जहाँ फर्नीचर का चीजें बनाते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो आदमी पॉलिश करता है ना, वो सारा दिन, बेड है, सोफा है, टेबल है, वो सारा दिन पॉलिश पे बेचारा लगा रहता है, सुबह से शाम तक पॉलिश ही करता रहता है। जिसका काम कटिंग का है, वो आदमी सारा दिन कटिंग के काम पे ही लगा रहता है। जिसका काम कुछ और, नेल लगाने का, फिक्सिंग करने का, वो सारा दिन नेल ही ठोकता रहता है, उसको और कोई काम नहीं। मतलब क्या हो गया, when more number of people are being employed, then there takes place division of labor। सबको काम डिवाइड कर दिया कि तुमने भी काटना ही है सारा दिन, तुम्हारा यही है, आरे के ऊपर ही बैठना है, तुमने पॉलिश करनी है, तुम्हारा यही काम है, तुमने वार्निश करना है उसके ऊपर, तुम्हारा यही काम है, सारा दिन लगे रहो, कुछ और उस पर डेकोरेशन करनी है, उसने सारा दिन वही लगे रहना। तो जब हम काम को डिवाइड करते हैं, तो काम को कब डिवाइड किया जा सकता है, जब ज्यादा लोग हों। अगर एक ही आदमी है, तो आप देखो घर में एक ही आदमी, उसी को सारे काम करने पड़ेंगे और कोई है ही नहीं। बट अगर नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा होते हैं, तो वर्क कैन बी डिवाइडेड। तो मतलब हो गया, जब वर्क डिवाइड होता है, तो देन पर्सन की स्पीड ऑफ डूइंग दैट वर्क, दैट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं, तो हमारी स्पीड उस काम को करने की बढ़ जाती है। कभी आपने और नोटिस किया हो, जस्ट वेरी सिंपल कॉमन एग्जांपल, आप और मैं सारा दिन हम टीचिंग लर्निंग के, लिखने पढ़ने के काम में लगे होते हैं, मतलब हमारा काम ही ये है। अच्छा, हमारी कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अवर फैमिली मेंबर्स, जो पढ़ने लिखने के काम में इतने इन्वॉल्व नहीं है, उनको इतनी रीडिंग नहीं करनी है या इतना लिखना नहीं है, तो उनके रीडिंग करने की स्पीड हमारे से बहुत कम है, हमारी ज्यादा है, क्योंकि हम सारा दिन ही पढ़ते रहते हैं। बोर्ड के ऊपर लिखना, मेरी स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यू, क्योंकि मैं सारा दिन ही लिखती रहती हूँ। तो मतलब क्या हो गया, ये स्पीड ज्यादा होना कोई बड़ी तीर मारने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हर टाइम ही ये काम करती हूँ। तो व्हेन वी डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, एंड देन वी कम इन ए पोजिशन टू डू दैट वर्क इन लेस टाइम। जल्दी कर लेते हैं। स्पीड बढ़ने का मतलब कम टाइम में काम को कर लेना। तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर आल्सो इंक्रीजेस। तो जब एफिशिएंसी बढ़ती है, तो अल्टीमेटली फायदा किसको होता है, जो प्रोड्यूसर है, उसने काम पे लोगों को लगाया है, बढ़िया एक्सपीरियंस्ड लोगों को लगाया है, तो फायदा तो बनाने मालिक का ही है ना, उसी का ही काम ज्यादा होगा। लेबर का अपना काम थोड़ी है, वो तो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि वेरिएबल फैक्टर्स एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज with employment of more variable factors, their division of labor that takes place। तो स्पीड बढ़ती है, टाइम बचता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ज्यादा प्रोडक्शन करने की एबिलिटी हो जाती है। तो वेरिएबल फैक्टर भी बढ़िया यूज हो गया। थर्ड रीजन क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग फैक्टर्स। पहला हो गया फिक्स्ड फैक्टर बेटर यूज होता है, सेकंड हो गया वेरिएबल फैक्टर बेटर वे में यूज होना स्टार्ट हो जाता है, थर्ड है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब है
कि एक एक जिसको बोलते हैं ना आइडियल प्रपोर्शन बन जाना। जैसे क्लास में अभी मान लो आप 15 स्टूडेंट्स आर देयर, अभी और भी 15 बैठ जाएं तो टीचर को भी बड़ा बढ़िया लगेगा भी हाँ कोई ऑडियंस है सामने, सुनने वाले हैं कोई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ही बच्चा बैठा हो तो बोलने का उतना मजा नहीं आएगा, और भीड़ भड़का हो तो लगता है भी हाँ 10 लोग सुन रहे हैं मेरी बात को। मतलब कि एक आइडियल, अच्छा अब वो मान लो 30-40 बच्चे बैठे हैं, 50 भी बैठे हैं तो ठीक है, एक आइडियल रेशियो बन गई। अब कोई 50 के बाद कहे कि यार 200 बच्चों को बिठा दो, तब नहीं कोई सुनेगा, तब आपस में किचपिच हो जाएगी, नोबडी विल बी लिसनिंग टू द टीचर। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये हो गया कि रूम कम है, जगह कम है, वेरिएबल फैक्टर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है, जरूरत से कम होता है तो भी प्रॉब्लम है। तो एक कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब एक आइडियल रेशियो बन जाती है भी हाँ इतनी मशीन है तो इतने वर्कर्स उस पर चाहिए, इतना रॉ मटेरियल चाहिए, तो इतना काम हमारा आराम से हो जाएगा। तो व्हेन दैट आइडियल कॉम्बिनेशन इज ऑन द वे, उसको अचीव करने की कोशिश होती है व्हेन वी अप्लाई मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स अलोंग विद गिवन फिक्स्ड वेक्टर। तो उस तरफ चल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। तो जब भी इंक्रीज करती है तो दैट इज कॉल्ड द टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, और मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती है। और सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे अपना स्कूल की बिल्डिंग, क्वाइट लार्ज बिल्डिंग, यहाँ पर किसी को कहें एक ही पर्सन को कि सारे स्कूल को साफ करना है, तो बेचारा सुबह से शाम तक लगा रहेगा तो भी सारी सफाई नहीं कर पाएगा। दो लोगों को कहें थोड़ा सा वो काम डिवाइड कर लेंगे, और 2-4 लोगों को लगा ले और काम को डिवाइड करेंगे, तुम यहाँ से कर दो, तुम यहाँ से कर दो। मान लो पूरी बिल्डिंग के लिए एक आइडियल कॉम्बिनेशन है 10 वर्कर्स हो, 10 पीपल हो, तो सारे काम को, क्लीनिंग के काम को इजिली ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो जब तक वो 1 बिल्डिंग और 10 लेबर की रेशियो नहीं बनेगी, तब तक क्या होगा, जब तक हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे काम बेटर बेटर होता जाएगा, जब तक कि हमारी 1 बिल्डिंग और 10 लोगों का रेशियो बन नहीं जाता। तो ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न है, दिस इज ए स्टेप टुवर्ड्स दैट रीचिंग दैट आइडियल रेशियो, उस तरफ जाने का एक रास्ता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, तो यहाँ पे यू विल गेट द क्वेश्चन लाइक दिस, एक्सप्लेन या स्टेट द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। एक्सप्लेन का मतलब यू हैव टू गिव द डेफिनेशन, देन टेबल डायग्राम, देन गिव इट्स कॉजेज। तो कॉजेज में दीज 3 कॉजेज आर टू बी गिवन। ठीक है, आपकी बुक में जो दिया हुआ है दैट इज नॉट गिवन इन ए गुड मैनर, दैट एक्सप्लेनेशन इज नॉट वेरी फाइन, दैट इज व्हाई आई हैव सेंट द पिक्चर, तो आपने वहां से करना है। ठीक, नाउ सेकंड राइट डाउन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर। 3 है ना, तीनों ही हमने करने। नाउ सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर। Now let us take these values, labor, the total product, margin product. Now these values are given. Labor is 1, 2, 3, 4. Number of labor is being increased. Rest all machinery, equipment, factory, that is same, that is fixed factor, that is same. Now total product is increasing in this manner. These are hypothetical examples. Hypothetical मतलब intentionally these examples are being made ताकि हमें concept clear हो जाए। ठीक, तो अब ये now we can calculate marginal product, कर सकते हैं calculate। फर्स्ट लेबर से पहले कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं लगाया था काम पे, अपने आप मशीन काम नहीं करेगी जब तक कि कोई लेबर उसका स्विच भी ऑन ऑफ करना है तो भी कोई आदमी तो चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए चलाने के लिए वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर फर्स्ट लगाया तो उसके लगाने से टोटल प्रोडक्ट 10 चीजें बढ़ गई, तो दैट मीन्स वही उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है क्योंकि इसके पहले कुछ था ही नहीं। तो ये हो गया 10। नाउ वी सी 20 minus 10 अगेन 10, फिर 30 minus 20 10, every time it is coming out to be 10. ठीक, now you please observe this table carefully. What is happening to TP and MP? As more laborers are being employed, more fixed factor, variable factor is being utilized, employed. What is happening to total product? It is increasing. बढ़ रहा है, पहले से 10 हुआ, फिर 20 चीजें बनी, 30 बनी, it is increasing. ये एक बात होगी। अब आप बताओ किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? सेम रेट से। ये 10 का डिफरेंस, यहाँ भी 10 का डिफरेंस, यहाँ भी 10 का डिफरेंस, तो हम क्या बोल सकते हैं इस लाइन को?
कि as more laborers are being employed, more variable factor is being employed, total product is increasing at a constant rate. अब ये इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट है, बस ठीक है 10-10 का डिफरेंस आ ही जा रहा है. इट इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, चेंज नहीं आ रहा, कोई एक बस है 10 का हो 5 का हो जितना भी है बिगनिंग में वही चला जा रहा है. तो इट इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट. बट व्हाट इज हैपनिंग टू मार्जिनल प्रोडक्ट, it is remaining same. जितना भी आ गया 10 है तो एवरी टाइम इट इज 10. मतलब क्या हो गया, चाहे हमने फर्स्ट वर्कर लगाया उसके आने से भी 10 चीजों का डिफरेंस आया टोटल प्रोडक्शन में, दूसरा वर्कर लगाया वो भी कैसा वर्कर है, जैसा बिल्कुल पहले वाला था, उससे ना कम ना ज्यादा, उसकी भी कैपेसिटी टू वर्क उतनी ही है, उसके आने से भी टोटल प्रोडक्शन में 10 चीजों का ही चेंज आया. फिर थर्ड वर्कर लगाया, प्रोड्यूसर ने लगाया कि चलो शायद आउटपुट बढ़े, बट जो तीसरा वर्कर आया, लेबर आया, वो भी वैसे का वैसे ही है, उसके आने से भी सिर्फ 10 चीजें बढ़ी. मतलब क्या हो गया कि जितने भी लेबर लगाए जा रहे हैं सबकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम है. मतलब उनके काम करने की जो भी उनका है आउटपुट है हर एक वर्कर की सेम है. आई होप यू आर गेटिंग. जैसे मैं आपको आके पढ़ा रही हूँ, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ कोई और आ जाए वो भी बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाए जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, कोई थर्ड आ जाए वो भी बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाए जैसे मैं पढ़ा रही हूँ. मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सबकी सेम है, एक जैसा ही काम चल रहा है सबका. ठीक, व्हेन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर गेट्स एग्जिबिटेड, ऐसा बिहेवियर हमें दिखता है, तो देन वी से कि कौन सी रिटर्न्स हो रही है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर. ये किसके आने के करके हो रही है, ये लेबरर के आने के करके, क्योंकि ऑन द अदर साइड हम कह रहे हैं बाकी सब कुछ सेम ही है. तो ये वर्कर्स के आने से, वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से ये बिहेवियर होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर. ठीक, तो अब इसको डायग्रामेटिकली देखें तो व्हाट इज पॉसिबल. प्लीज ड्रॉ द डायग्राम. You have to write full word. Please write down labor on x-axis and on y-axis. Here total product. Here we are showing marginal product. Okay. Now total product is increasing in this manner. As per our table, फर्स्ट वर्कर लगाया 10 चीजों का आउटपुट है, सेकंड वर्कर लगाया सेम ही चलेगा, एक एक रेशो से चल रहा है ये. देन वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, टोटल प्रोडक्ट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. First boy beटे draw your own diagram. अच्छा, now what will happen to marginal product? This line will come in this manner. मान लो ये m है, कुछ भी नाम रख लो. इसका मतलब क्या है, मान लो ये 10 चीजें हैं, फर्स्ट वर्कर लगाया उसने के आने से भी 10 चीजों का ही चेंज आया, सेकंड वर्कर लगाया तो भी 10 का ही चेंज है, थर्ड लगाया तो भी 10 का ही चेंज है. एवरी टाइम दैट चेंज इज सेम. तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो चेंज ही होता है. किसमें चेंज, टोटल प्रोडक्ट में चेंज. ठीक, तो टीपी की लाइन विल बी ए स्ट्रेट लाइन राइजिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन विल बी ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, that means it is showing constant returns to variable factor labor. ठीक, अच्छा, अब इसके रीजंस क्या है. इसके रीजंस हैं, फर्स्ट इज फिक्स्डी, सॉरी नॉट फिक्स्डी, ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. अब जैसे फर्स्ट भी हमने कहा था कि स्पीड बढ़ती है तो फायदा होता है. अब जितना फायदा होना था हो गया, जितना प्रोडक्शन बढ़ना था वो बढ़ गया. जैसे आप नीचे से ऊपर आते हैं स्टेयर से, एक एक स्टेप ऊपर आते हैं और ऊपर आ रहे हैं, अगला स्टेप चढ़े और थोड़ा सा पिछले के कंपैरेटिवली ऊपर आ गए. अब जब आप इस फ्लोर पे आ ही गए, इस जमीन पे आ गए, यहाँ रूम में आ गए, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते, मानो ऊपर और है ही नहीं. तो अल्टीमेटली क्या है, बस यही हमारा टारगेट था, यहाँ तक पहुंचना ही हमारा टारगेट था. तो हम 1 बाय 1 करते करते हम यहाँ तक आ गए. तो जो 1 बाय 1 करके आ रहे हैं वो क्या हुआ है, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो गई. यहाँ पर पहुंच गए, दिस वाज अवर टारगेट, बस इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ये हमारी स्टेज कौन सी होगी, कांस्टेंट रिटर्न्स की. तो ये क्यों होता है, इसका फर्स्ट रीजन है दिस ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. मतलब कि मशीन में जितना रॉ मटेरियल डाला जा सकता था वो डाल दिया. एक मशीन के ऊपर एट द मोस्ट मान लो 5 वर्कर्स काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, तो 5 के 5 ही लगा दिए, जितना रॉ मटेरियल उसमें डालना था वो डाल दिया, जो कुछ कर सकते थे वो कर दिया. तो दैट मीन्स अब वो फिक्स्ड फैक्टर को और यूज नहीं कर सकते, वो वैसा ही रहेगा. जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो मशीन वाला मिक्सचर जिसमें बनाते हैं, तो जितना उसमें मटेरियल डाला जा सकता है वो डाल दिया, अब उससे ज्यादा तो नहीं डाल सकते.
अब वो जो मशीन है दैट इज वर्किंग इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर, आइडियल मैनर में वो काम कर रही है, ठीक। तो जब कर ही रही है तो दैट मीन्स वो कांस्टेंट है, उसके ज्यादा वो ना बढ़ा सकती है ना कम कर सकती है, बना रही है। सेकेंड इज मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि जितने वेरिएबल फैक्टर उस पर लगाए जा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक फैक्टर, उसी मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं, एक फैक्टर वेरिएबल लेबर है, उसने सीमेंट ही उठा उठा के डालना, उसका काम है सीमेंट डाल उसमें डाली रहेगा। दूसरे का काम है सैंड उठा के, रेत उठा के उसने उसमें डाली जानी। तीसरे का काम है उसने उसमें वो क्रश्ड स्टोन बजरी है वो डालते जाने। तीनों अपने अपने वो लगे हुए हैं, अपना अपना वो लेके कंटेनर वो डाल ही जा रहे हैं। तीन तीन ही वर्कर काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो इसका मतलब जब हमने 3 वर्कर लगा दिए, एक मशीन वो चल रही है, उस पर आइडियल रेशियो में काम हो रहा है, तो 3 से ज्यादा तो लगा ही नहीं सकते। तो तीनों की एक स्पीड है, उसी स्पीड से काम करेंगे। तो वेरिएबल फैक्टर भी अपनी बेस्ट पॉसिबल जितना वो कर सकता है वो कर रहा है। तो वेरिएबल फैक्टर की भी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रही है, फिक्स्ड की भी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रही है, एंड लास्ट वन इज आइडियल फैक्टर रेशियो। आइडियल फैक्टर रेशियो का मतलब कि एक मशीन के ऊपर अगर वो 3 वर्कर्स काम कर सकते हैं तो ऑल 3 आर वर्किंग, यही आइडियल रेशियो है, 1:3 की आइडियल रेशियो है। अब 3 से ज्यादा वर्कर्स काम करेंगे, वो डिसरप्ट कर देगा उनके रेशियो को। चौथा वर्कर आके क्या करेगा, अगर वो सीमेंट डालेगा तो इसका मतलब सीमेंट का प्रपोर्शन ज्यादा हो गया। अगर वो रेत ज्यादा डाल देता है चौथा वर्कर आके, तो रेत का प्रपोर्शन बिगड़ जाएगा। फॉर द टाइमिंग हम मानेंगे कि तीनों का एक एक कंटेनर ही डालना है, एक एक चीज ही डालनी है, तो दैट मीन्स रेशियो उनकी खराब हो जाएगी। तो कांस्टेंट रिटर्न्स तब होते हैं जब एक आइडियल सिचुएशन हैज बीन अचीव्ड in which both fixed factor and variable factor they are doing their best possible in the given ratio, जो भी required ratio है उस पे वो सारे काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर कुछ अचीव किया ही नहीं जा सकता, ठीक। सो these are the reasons of constant returns। कल करेंगे हम लोग diminishing returns। हाँ जी राजदीप मैम, now you can end the meeting।